हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सुरड़कर पीजीडी ज्योग्राफी जेएनयू जालना महाराष्ट्र से। मैं आज आपको कक्षा 7 हमारा पर्यावरण इस भूगोल टेक्स्ट बुक में से अध्याय नंबर 4 वायु इस संदर्भ से जानकारी देने वाला हूँ। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। चलो देखते हैं इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें। इस अध्याय की तरफ जाने से पहले हम कौन कौन से पॉइंट्स देखने वाले, मुद्दे देखने वाले, ये देखिए। इसमें हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु, प्रमुख वायुदाब पीटियां, पवनों के प्रकार, चक्रवात, आर्द्रता और वर्षा के प्रकार। तो चले देखते। प्रथम पॉइंट, वायुमंडल का संगठन। हमारे धरती के चारों तरफ से जो वायु का मंडल है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है आप जानिए। उसमें आता है जलवाष्प, धूलकण और वायुमंडल में वायु। वायु में क्या आते हैं देखिए। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनान आदि गैस उपस्थित है। चित्र के अंतर्गत भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 71% और अन्य गैसेस। हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसकी जो परतें हैं मुख्य रूप से पृथ्वी के पास में जो सबसे नजदीक है उसको हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। उसके ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। उसके तीसरे नंबर पर है मध्यमंडल और यहाँ पर है आयन मंडल और लास्ट में आता है बाह्यमंडल। चलो इसके बारे में हम लोग विस्तार से और देखते हैं। आपके सामने जो चित्र है वो बहुत सारी जानकारी उसके अंतर्गत है। ये है वायुमंडल की संरचना। ये जो क्षोभमंडल है ये विषुववृत्त के पास 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसका विस्तार है और ध्रुव के पास अगर देखेंगे तो ये है 18 किलोमीटर के आसपास। उसमें जो तापमान है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उसमें जहां पर माउंट एवरेस्ट शिखर की स्थिति बताई है उसके थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो टेम्परेचर है -80 अंश सेल्सियस और यहां पर दिखाई देगा आपको -45 अंश सेल्सियस। इसके अंतर्गत सभी मौसम की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बादल का आना, बिजली का चमकना, बारिश का होना या अन्य। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के अंतर्गत अगर देखेंगे आप ये 18 किलोमीटर ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक उसका विस्तार है। लेकिन उसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर तापमान घटता था, अब तापमान बढ़ता है। इसमें मुख्य रूप से ओजोन गैस मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी और उल्काएं और एरोप्लेन की परिस्थिति आपको इसमें है। तीसरा आता है मध्यमंडल। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक उसका विस्तार है। उसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आप देखेंगे -100 अंश सेल्सियस तापमान आपको यहां देखने को मिलता है। इसमें भी उल्काएं घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। आसमान से तरफ से आने वाली खगोलीय पिंड है, जब इस हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है यहां भी उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरे के बाद आयन मंडल। ये ऊंचाई के साथ तापमान अभी बढ़ता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से 400 किलोमीटर तक ऊंचा है। यहाँ पर रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की क्षमता उसमें है, इसलिए उसको कहते हैं आयन मंडल। जो हम रेडियो सुनते हैं उसमें जो आवाज आती है इस मंडल का ही माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बाह्य मंडल जो 400 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद का है। यहाँ तापमान 1000 अंश सेल्सियस से अधिक होता है।
तो इस प्रकार हमारी वायुमंडल की संरचना है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना घटना और तापमान के साथ साथ ये स्थिति देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम देखेंगे उसमें मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर है। मौसम और जलवायु, मौसम किसको कहेंगे? देखिए, मौसम किसी भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश में मौसमी दशाओं का परिवर्तन जो कुछ दिन या समय के लिए होता है, मौसम कहते हैं। मौसम समय के साथ साथ बदलता है, समय के साथ साथ समाप्त भी होता है। लेकिन जलवायु, जलवायु किसी भौगोलिक प्रदेश के जलवायु तत्वों का अनेक सालों का निरीक्षण का लेखा जोखा होता है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, पवनों की जानकारी इत्यादि होते हैं। ये समा या न बदलने वाले कारक है। यहाँ का तापमान ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, इसको कई सालों तक निरीक्षण करने के बाद निश्चित किया जाता है। अब देखिए, मौसम की क्या विशेषता है और जलवायु की क्या विशेषता है, उससे और अपने को उसकी जानकारी मिलती है। मौसम की विशेषता, मौसम कुछ कालावधि के लिए होता है। तो जलवायु, जलवायु किसी प्रदेश के स्थायी भौगोलिक परिस्थिति होती है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, लेकिन मौसम बदलता रहता है। दूसरी विशेषता, कभी पूरा आसमान बादलों से भरा रहता है तो कभी ठंडी हवाएं चलती है। इसमें जलवायु में जलवायु तत्वों को आप कभी भी बदलाव नहीं देखेंगे। तीसरा, आसमान आनंद भरा होने से भी जीव इसका आनंद उठाते हैं। जलवायु में जलवायु या उष्ण, शीत, शीतोष्ण, मानसून के नाम में उसको समझ सकते हैं। इसका नाम निश्चित रहता है, मौसम का नाम कोई नाम नहीं रहता, लेकिन वो बदलता है, चलता है। तो कभी आपको प्रश्न आ सकता है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम जलवायु के अंतर्गत आप इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट मुद्दे में तरफ चलते हैं। मौसम के जानकारी के यंत्र, इस प्रकार के यंत्र कभी कभी परीक्षा के अंतर्गत उसके नाम भी आते हैं। तो स्पर्धा परीक्षा में इसके प्रश्न भी आते हैं, तो उसकी तरफ से भी देखिए और परीक्षा की दृष्टि से देखिए और आपके ज्ञान की दृष्टि से देखिए। वायु दाबमापी, इससे वायु का दाब नापा जाता है। तापमापी, ये है, इससे हमारे तापमान की परिस्थिति को पता चलता है। ये है वर्षा मापी, हमारे पास या परिसर के अंतर्गत कितनी वर्षा हुई इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह है वायु गति मापक, जिससे वायु की गति कितनी है, कितनी तेज की तरफ कितनी चल रही है उसके बारे में। और यह है वायु दिशा दर्शक, इससे पता चलता है कि वायु कौन सी दिशा से आती है, जिसमें नीचे दिखा आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एंगल के ऊपर या एरो के ऊपर मुर्गा है, जिस तरफ मुर्गे का मुंह होता है उस तरफ वायु आती है, इस प्रकार की जानकारी आपको पता चलती है। उसी प्रकार के ये वायु दिशा दर्शक दूसरा भी है, ये कपड़े का है, बहुत सादा है, आप भी उसको घर में बना सकते हैं, या रिंग लगाई हुई या तार लगाई हुई है, और ये मूवेबल है। ये कपड़ा मलमल का है, बहुत हल्का होता है, एक तरफ उसका मुंह थोड़ा ज्यादा रहता है और एक तरफ थोड़ा सा ये कम रहता है। इसमें जब हवा घुसती है तो हवा इसमें से जब निकलती है तो जिस तरफ पिछले बाजू की जो सिचुएशन रहती है उसके विरुद्ध बाजू से हवा आती है, मतलब जहां पर बड़ा मुंह रहता है उसकी तरफ से हवा आती है। तो ये है कुछ मौसम के जानकारी के यंत्र, जिससे हमें मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छा से भी उसको देख लीजिए। तापमान, हम टेम्परेचर या तापमान किसको कहते हैं? देखिए, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता क्या परिणाम है, उसको तापमान कहते हैं। आज वायु ठंडी है या वायु आज गर्म है। अब देखिए आगे, तापमान दिन और रात में बदलता है। जैसे शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में काल में तापमान अधिक होता है। आज देखिए, अभी जब मैं आज वीडियो जो बना रहा हूं, आज ग्रीष्म काल का समय, तापमान सब तरफ ज्यादा है। आतपन या सूर्यताप, इसकी एक व्याख्या देखिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। देखो, आतपन में और क्या है? आतपन, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर तापमान घटता है, क्योंकि सूर्य का कोण
तिरछा हो जाता है। आप देखिए इसके सामने, आपके सामने एक पिक्चर है, इस तरफ सूर्य है, इस तरफ पृथ्वी है। यहाँ जो पृथ्वी का जो गोलाकार भाग जो है, उसके वजह से सूर्य की आने वाली किरणें आपको दिखाई देगी। ये है सूर्य का किरणों का प्रभाव। आप पृथ्वी के मध्य इक्वेटर की तरफ देखेंगे, विषुवृत्त की तरफ देखेंगे, तो ये सूर्य की किरणों के पास दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इससे क्या होगा कि यह सीधी किरणें, ये भाग गर्म होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे उत्तर ध्रुव की तरफ और दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो किरणें तिरछी है, ये भाग कम गर्म रहेगा। तो इस प्रकार सूर्य की किरणों की वजह से मध्यवर्ती भाग पृथ्वी का, इक्वेटर का भाग, उसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, गर्म है, और उत्तर का तरफ का थोड़ा सा कम है। अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये है सूर्य की किरणों का ही प्रभाव। इस प्रकार ताप किसे कहते हैं, सूर्य की किरणें किस प्रकार हमारे पृथ्वी पर प्रभाव डालती है, इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आज के गांव के अपेक्षा शहरों को तापमान अधिक होता है। इधर थोड़ा शब्द रह गया है, लेकिन शहर है, हाँ, शहरों का तापमान अधिक होता है। शहरों का तापमान बढ़ने के कारण मैंने 3 कारण दिए हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे मकान है, गाड़ियां जा रही है, आ जा रही है, इसको हम लोग शहर के नाम से जानते हैं। देखते क्या है इसमें। अब ग्रामीण क्षेत्र थोड़े ठंडे, शहर के क्षेत्र थोड़े गर्म है। क्या कारण देखिए, दिन के समय शहरों की एसोफेल्ड से बनी सड़कें गर्म होती है और रात के समय दिन भर की ऊष्मा को वो मुक्त करती है। गर्म सड़कें रात को ठंडी होती है। वो जो ऊष्मा रहती है, वही ऊष्मा जो गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, वो आसमान में आ जाती है, तो चारों तरफ गर्मी पड़ती है। दूसरा कारण, कंक्रीट तथा धातु से बने भवन दिन भर गर्म होते हैं, परंतु रात के समय ऊष्मा मुक्त होने से शहर गर्म बनते जा रहे हैं। दिन भर के जो ऊष्मा इन मकानों पर गिरती है, तो रात के समय वो ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त ऊष्मा ही गर्मी के कारण शहर के अंतर्गत बन जाता है। तीसरा कारण, नगरों की भीड़, परिवहन से निकलने वाला कार्बन गर्म वायु को रोककर और गर्म कर देता है। ये तीसरा कारण है। तो इस प्रकार 3 कारण हमारे शहरों के गर्म या गर्मी बढ़ने के या तापमान बढ़ने के कारण हो सकते हैं। अगर आपको प्रश्न अगर आ गया, आज के गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है, तो ये 3 कारण आप उसमें से बड़ी आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वायुदाब, एयर प्रेशर। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, उसके अंतर्गत का जो दाब है हमारे पृथ्वी पर आता है। अब उसकी व्याख्या देखिए। वायुमंडल में हवा का अपना भार होता है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे अपने ओर खींचती है, जिसे ऊपरी हवा की परतों का दबाव पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। इसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायुमंडल में हवा का अपना भार होता है। हमने देखा कि हवा के अंतर्गत क्या क्या है, फिर आर्द्रता है, धूलकण है और अन्य गैस भी है, वायु भी है। इनका भार है पृथ्वी के ऊपर। क्यों? कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसने अपनी तरफ खींच के रखा है, अपने तरफ उसको बांध के रखा है। अब देखते कितना भार है। समुद्र तल पर वायु भार प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.25 kg होता है। देखिए कितना भार है। देखिए समुद्र तल पर वायु भार अधिक क्यों है? कि उसके अंतर्गत एडिशनल आर्द्रता है। अब देखिए आओ, समुद्र तल पर अधिक रहता है जो 1013.2 मिलीबार, तो 300 मीटर की ऊंचाई पर 976.5 मिलीबार होता है। ऊंचाई के साथ साथ मतलब वायुदाब घटता है। इस प्रकार ये, और ये जो चित्र आपके सामने दिया है, बीच में जो है वो पृथ्वी है, और ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, वो अपना वायु का मंडल है। लेकिन उसमें क्या क्या है, इस वजह से उसको मैंने एरो के रूप में बताया है। वायुमंडल के अंतर्गत आपको आर्द्रता है, वायु है और धूलकण है। तो इस प्रकार ये हमारे पृथ्वी के ऊपर दाब बनाते हैं। ओके, आप देखते हैं कि इस वायुमंडल के दाब को
जो मशीन से नापते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। ये बैरोमीटर कैसा है? तो इस प्रकार की चित्र आपके सामने है, उसका बोलते हैं वायदा मापने का यंत्र। बहुत सारे प्रश्न कभी भी बड़े बड़े स्पर्धा परीक्षा में आ जाते हैं। ये है बैरोमीटर, ये है उसके अंतर्गत के इसके मिलीबार के पॉइंट्स। नेक्स्ट, पवन, विंड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मुख्य रूप से ये प्रमुख वायुदाब पेटियां है, ये स्थायी पवन है। अब देखते हैं, ये जो नीला नीला है, एक तो निम्न दाब का क्षेत्र है या उच्च दाब का क्षेत्र है, दो ही क्षेत्र बनते। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है और इस वजह से ये जो लो प्रेशर एरिया बनता है या हाई प्रेशर एरिया बनता है, उसी वजह से हमारे पास धरती पर पवन बहती है। अब देखिए, इसमें ये जो लाल एरो दिखाई दे रहे हैं, ये पवनों की गति या दिशा बता रहे हैं आपको। अब देखिए, भूमध्य रेखा हमेशा गर्म रहती है, सूरज किरणें बहुत प्रभाव कर रही थी, उस वजह से वहां पर हवा हमेशा गर्म होती है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, हल्की हवा जब बनती है वो ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह भरने के लिए ठंडी या उच्च दाब की हवा वहां पर आ जाती है। तो इस प्रकार देखिए, ये 30 से 35 अक्षांश की तरफ से उत्तर और दक्षिण गोलार्ध दोनों तरफ से जो हवा यहाँ पर आ रही है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर, इसको कहते हैं डोल्ड्रम का इलाका। ये जो हवा आती है उसको कहते हैं उत्तर की तरफ से आ रही है, उसके लिए उत्तर पूर्व दिशा है, उसकी वजह से ये है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। ये फिर ये ऊपर जाकर ठंडी होती है, ये फिर 30-35 अक्षांश पर फिर उतरती है, फिर यहाँ भी उतरती है। उतरने के बाद फिर उनका वो ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, वजनदार होती है। जब नीचे आती है फिर वही विषुववृत्त की तरफ, फिर ये अधोध्रुवीय निम्नदाब की तरफ भी चलती है। तो इस प्रकार उसको ये जो है सनातन पछुआ पवन कहते हैं और इसी प्रकार ये पछुआ पवन दक्षिण गोलार्ध में आपको दिखाई देगी। और ये जो हवा यहां से यहां चली गई, लेकिन उत्तर ध्रुव भी बहुत शीत प्रदेश है, वहां से भी हवा आती है। ये दोनों हवा की यहां पर आपको टक्कर हुई दिखने को मिलेगी और ये फिर ऊपर जाती, फिर ये ध्रुव की तरफ उतरती, फिर ये यहाँ भी उतरती है। तो इस प्रकार ध्रुव की तरफ से उच्च दाब की हवा ध्रुवीय पवन के नाम से जानी जाती है उत्तर गोलार्ध में, और इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी। तो उच्च दाब दोनों गोलार्ध की तरफ है, इसलिए इनको व्यापारिक पवन यहाँ बोलते हैं। ये भी व्यापारिक पवन है, फिर ये पछुआ पवन है, ये पछुआ पवन है, और ये है ध्रुवीय पवन, ये है ध्रुवीय पवन। तो ये स्थायी पवन आपको देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये जो चित्र है, ये वायु, मैंने आपको बताया कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर ये 30-35 अक्षांश पर नीचे उतरती है। तो ये एरो के रूप में आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिर ये ऊपर से आने की वजह से और दाब बढ़ता है, फिर यही दाब की हवा आपको एक विषुववृत्त की तरफ चलती है और यही हवा फिर पछुआ पवन बनकर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ चलती है। फिर वही इस प्रकार उत्तर की तरफ से आने वाली हवा फिर और पछुआ पवन की दोनों की टक्कर होती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये ध्रुव की तरफ आ जाती है और फिर इस प्रकार इसका निर्माण होता है। चित्र भी आपको सामने अच्छा स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पवन के प्रकार। हमने जो देखा है उसको बोलते हैं स्थायी पवन। व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवन स्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा की तरफ चलती है, जैसे कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दूसरा प्रकार है मौसम या मौसमी पवन। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवन। मौसमी पवन मतलब वह पवन जो मौसम के साथ अपनी दिशा पूर्ण बदलती है, मानसून पवन या मौसमी पवन कहते हैं उसको। तो भारत इसका अच्छा उदाहरण है, जहां पर उच्च दाब और निम्न दाब दोनों दाब की परिस्थिति बनती है। उच्च दाब की हवा हमेशा निम्न दाब की तरफ, और उस वजह से हवा का बहना एक मानसून परिस्थिति को निर्माण करता है। फिर जहां पर उच्च दाब बन गए, फिर वहां से फिर निम्न दाब बन जाता है। नेक्स्ट आता है स्थानीय पवन। यह पवन लोकल रहती है,
ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। लू एक गर्म पवन है। और जो सागर समीर, ये जो है ये पृथ्वी और भूमि के तापमान का बदलाव है। जब भूमि गर्म होती है, वहां की हवा गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर उठती है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। उसको भरने के लिए सागर की हवा वहां चली आती। वही सागर की हवा आने की वजह से उसको सागरी या समुद्री समीर बोल जाता है। फिर वही हवा जो है ऊपर जाकर ठंडी होती है, सागर की तरफ जाती है। फिर रात के समय क्या होता है, जमीन या भूमि का प्रदेश बहुत जल्दी ठंडा होता है। लेकिन सागर का जो पानी रहता है, पानी का गुण होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता। फिर वो धीरे 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 ठंडा होता है, लेकिन तब तक उसकी भूमि के मतलब सागर के पृष्ठभाग की हवा गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर उठती है। फिर उसको भरने के लिए भूमि की तरफ से हवा वहां पर चली जाती है। यही जाने वाली हवा जो है ये भूमि की तरफ से गई, फिर भूमि की तरफ से ऊपर जाकर फिर सागर के प्रदेश को भर देती है। और इस प्रकार ये सागर समीर और स्थल समीर के नाम से जानते हैं। तो ये पवन के 3 प्रकार, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अब देखते हैं चक्रवात, साइक्लोन। अब देखो इसमें चक्रवात, चक्रवात के केंद्र में कम दबाव का तथा बाहर की ओर उच्च दबाव का क्षेत्र होता है। केंद्र के कम दबाव के कारण ही हवा बाहर की ओर से केंद्र की ओर आती है। इस दौरान हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा करती है। हवा तेज और चक्रगति से आती है, इसलिए इसे चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये उच्च दाब और निम्न दाब का ही परिणाम है। जहां पर निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ आने वाली हवा बहुत तेज आती है, चक्कर आती है, उसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। चलो देखते हैं उसके बारे में। बहुत सारी जानकारी मैंने आगे बनाई है। आर्द्रता, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता हवा के अंतर्गत का अदृश्य जल, जो दिखता नहीं लेकिन है, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। एक सिंपल सी व्याख्या। अगर तापमान अधिक होता है तो अधिक आर्द्रता हवा ग्रहण करती है। तापमान कम है तो हवा भी कम आर्द्रता ग्रहण करती है। आगे और क्या है देखिए, हवा जब गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है। इसी के साथ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, परंतु इसके साथ अतिरिक्त आर्द्रता आसमान में अधिक होने से वर्षा का रूप लेकर धरती पर आती है। आर्द्रता भूमि से आसमान में जाने के बाद हवा ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया बनती है। संघनन से बादल बनते हैं। बादल में जो अतिरिक्त जल आर्द्रता के रूप में गया हुआ है वो पानी के रूप में फिर धरती पर गिरता है और हम उसको बोलते हैं वर्षा। तो इस प्रकार नेक्स्ट आता है वर्षा के प्रकार। इसमें हम देखते हैं वर्षा का पहला प्रकार है चक्रवातीय वर्षा। इसको साइक्लोन रेन बोलते हैं उसको। अब एक चित्र देखिए सामने, यहाँ पर बादल आपको दिखाई दे रही है। ये गर्म हवा है और ये शीत हवा है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ऊपर उठती है। शीत हवा हमेशा वजनदार होती है और भूमि के पास से चलती है। अब यही परिस्थिति अगर बन गई तो क्या होता है, तो चक्रवात। चक्रवात हमने देखा है, चक्रवात का मतलब होता है निम्न दाब की हवा। अब गर्मी की वजह से निम्न दाब आया है और उच्च दाब की हवा चली आई, दोनों हवा मिलकर ऊपर गई, बादल का निर्माण हो गया और बारिश का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो देखते इसमें क्या है। चक्रवाती वर्षा, जब गर्म ठंडी वायु मतलब हॉट एंड कूल एयर आपस में मिलती है तो चक्रवातीय वर्षा होती है। तापमान के कारण गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा भरी होने से नीचे बैठती है। ऊपर उठने वाली गर्म हवा ठंडी होकर वर्षा करने लगती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं।
अब चक्रवाती वर्षा की क्या विशेषता है? देखिए, मेघ गर्जना के साथ तीव्र वर्षा होती है, क्योंकि शीत और गर्म हवा जब एक साथ मिलती है तो उसके अंतर्गत कुछ संघर्ष होना ही है। इसको हम लोग मेघ गर्जना बोलते हैं। कभी कभी ओले भी गिरते हैं। तीसरा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीष्म काल के समय इससे वर्षा होती है। तो ये चक्रवाती वर्षा की विशेषता। अगर चक्रवाती वर्षा कैसी होती है और चक्रवाती वर्षा की विशेषता क्या है, तो ये 3 पॉइंट आप इसमें से आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेन। ये जो प्रकार है, आप यहाँ पर देखो, ऊपर जाती है गर्म हवा, ऊपर जाती है गर्म हवा। यहाँ पर जाने वाली जो हवा है, इसके साथ अगर आर्द्रता गई, आर्द्रता ऊपर जाने के बाद उसके अंतर्गत का तापमान कम, हवा के अंतर्गत का तापमान कम होता है। कम तापमान के वजह से अतिरिक्त गई हुई आर्द्रता ये संघनित होती है, बादल का रूप धारण करती है, पर वहीं पर वर्षा कर देती है। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए, जब हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह विस्तृत फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है और कपासी मेघों का, कौन से, कपासी मेघों का निर्माण होकर मूसलाधार वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। मुख्य रूप से विषुववृत्त के पास इस प्रकार की वर्षा, उसका लोकेशन ही समझ लो, संवहनीय वर्षा। इसकी विशेषता क्या है? यह वर्षा लंबे समय तक नहीं चलती, ज्यादा देर तक नहीं। 4-5 घंटे हो गए, पानी खत्म हो गया, बारिश खत्म। यह वर्षा गर्मियों के समय दिन के गर्म समय में होती है। दिन के गर्म, हाँ, रात को नहीं होती, दिन के गर्म समय में होती है। यह विषुववृत्तीय क्षेत्र तथा महाद्वीप के भीतरी स्थानों में मुख्य रूप से उसका स्थान देखने को मिलता है। फिर वही प्रश्न अगर आपको आ गया, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? संवहनीय वर्षा की विशेषता लिखिए। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? आप ऊपर की ये जो व्याख्या है, आप इसको लिख सकते हैं। विशेषता किसे कहते हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। पर्वतकृत वर्षा, चित्र आपके सामने है। एक पर्वत है, ये पर्वत के तरफ आने वाली हवा, ये लाल रंग से आरो दिखाई दे रही है, ये हवा है आर्द्रता युक्त। आर्द्रता युक्त हवा जब किसी पर्वत के ऊपर टकराती है, आने वाली हवा उसको जो रहती है ढकेलती रहती है। ऊपर जाने के बाद फिर हवा ठंडी होती है, संघनित होती है, अतिरिक्त आर्द्रता है, बादल का रूप धारण करती है और घनघोर वर्षा कर देती है। इसी बची हुई हवा जो है, ये जो पवन अभिमुख है, उसके विरुद्ध बाजू की तरफ जब जाती है तो वहां वर्षा का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। अतिरिक्त वर्षा यही, जो बादल के अंतर्गत पूरी वर्षा यहीं पर हो जाती है, कुछ बची हुई वर्षा यहाँ पर होती है। इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखिए क्या है उसकी व्याख्या। जब आर्द्रता युक्त हवा पर्वतीय ढाल की तरफ लगातार आती रहती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे ऊपर की ओर उठती है तो विस्तृत होती है, तापमान गिर जाता है, आर्द्रता संघनित हो जाती है और घनघोर वर्षा होती है। उसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। आपको चित्र से स्पष्ट दिखाई दिया होगा। अब इसकी क्या विशेषता देखिए। पवन अभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। यह है आने वाली हवा के तरफ का पर्वत का मुख, इसको बोलते हैं पवन अभिमुख। तो ये बीच में रुकावट की वजह से यहाँ पर बारिश ज्यादा दिखाई देगी आपको। 2, पर्वत से प्रति पवन ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, क्योंकि हवा नीचे उतरते समय गर्म होती है, जिससे इसकी आर्द्रता ग्रहण क्षमता बढ़ती है, इससे वहां पर कम वर्षा होती है। ये बाजू वृष्टि छाया प्रदेश, गर्म हो गई, कुछ भी नहीं अब इसमें, इस प्रकार। 3, इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ये इसकी विशेषता है। तो इसी प्रकार का फिर प्रश्न अगर आपके आ गया, पर्वतकृत वर्षा किसे कहते हैं, पर्वतकृत वर्षा की विशेषता लिखिए। लेकिन उसमें और एक एडिशनल कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्वतकृत वर्षा में पवन अभिमुख ढाल की तरफ वर्षा का प्रमाण अधिक क्यों है? तो आने वाली पवने, आर्द्रता युक्त पवने वहां पर रुक जाती है, ढाल बनकर पर्वत उसको रुकवा देता है और आर्द्रता ग्रहण युक्त जो पवन होती है उससे संग्रहण की प्रक्रिया बनती है और बादल बनकर वर्षा अधिक होती है। इसके विरुद्ध में वर्षा का प्रमाण थोड़ा कम होता है और ये प्रदेश कम वर्षा प्राप्त करता है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं।
तो प्यारे छात्रों, बहुत सारी बातें हमने देखी है। यह अध्याय बहुत सुंदर है। इसके साथ ये समाप्त हुआ है। और अच्छी पढ़ाई करो। परीक्षा के अंतर्गत अगर कुछ प्रश्न आ गए उसका सही उपयोग करो। मैंने इसके साथ क्वेश्चन बैंक भी दिया है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।